मैं डॉक्टर शशि देवपाल। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति लॉर्ड डलहौजी भारत का जो गवर्नर जनरल 1848 में बनकर आया, उसकी एक विशेष प्रकार की नीति थी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड विलियम बेंटिक के पश्चात कंपनी का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल माना जाता है। उसकी ख्याति एक महान साम्राज्यवादी और सुधारक के रूप में है। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सत्ता का अधिकतम विस्तार करना एवं उसे सुसंगठित स्वरूप प्रदान करना था। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने उचित और अनुचित प्रत्येक साधनों का बेहिचक प्रयोग किया। उसकी साम्राज्यवादी नीति ने भारतीयों के असंतोष के विस्फोट के कगार तक पहुंचा दिया और उसके भारत के जाने के तुरंत ही उपरांत 1857 का विद्रोह या क्रांति हुई, जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता की जड़ों को हिला दिया और कंपनी शासन का अंत किया। यहाँ पर हम गोद निषेध नीति की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम पहले लॉर्ड डलहौजी के बारे में चर्चा करेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की गणना भारत के प्रमुख गवर्नर जनरलों के रूप में से एक उसे माना जाता है। और जैसा कि मार्शमैन ने कहा है कि आधुनिक और प्राचीन इतिहास में वह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है कि एक प्रबुद्ध निरंकुश प्रशासक एक बड़े क्षेत्र में मानवता के कल्याण के लिए क्या कुछ कर सकता है। वह एक सुधारक भी था, सुधारक के रूप में भी जाना जाता है, साथ ही साथ में एक निरंकुश प्रशासक के रूप में, जिसने भारत में जो कंपनी शासन है उसकी दिशा को बदल दिया और उसके विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार से विल्सन हंटर जो है, उसने डलहौजी के जो कार्य है उसका निचोड़ 3 शब्दों में बताया: विजय, संगठन और विकास। उसके विलय ने ही भारत के जो वर्तमान मानचित्र है उसको बनाया। डलहौजी की जो विशेष रूप से गोद निषेध नीति है, डलहौजी की विजय और विलय के उपरांत लगभग 2.5 लाख वर्ग मील का क्षेत्र कंपनी के अधीनता में आ गया। कंपनी के शासन जो है, डलहौजी एक महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल कंपनी के समय समय पर आते रहे। कुछ गवर्नर जनरल ऐसे हुए जिनके द्वारा हस्तक्षेप या सुधारवादी नीति का जो है वो उस प्रकार की नीति को अपनाया गया, लेकिन कुछ गवर्नर जनरल ऐसे हुए जो साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी थे, जिसमें हम लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर चुके हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात कर चुके हैं। उसी प्रकार से साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरलों में एक महत्वपूर्ण नाम लॉर्ड डलहौजी का आता है। कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य विस्तार हेतु वही उसका एकमात्र लक्ष्य था, और राज्य विस्तार हेतु उसने जिन साधनों का प्रयोग किया वो इस प्रकार से हैं। जैसे उसके द्वारा जो साम्राज्य का विस्तार करने की नीति अपनाई गई, उसमें अलग अलग प्रकार की नीतियां हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं युद्ध द्वारा विलय की नीति, जिसमें जो शासक है, जो राज्य है, उनके साथ में युद्ध करा, उनको पराजित करके। जैसे हम अपने सेकंड यूनिट के अंतर्गत देखते हैं कि बहुत सारे युद्ध हुए, आंग्ल मराठा संघर्ष, आंग्ल मैसूर संघर्ष, सिखों के साथ में युद्ध, अफगानों के साथ में युद्ध, और भारत के छोटे और बड़े कई राज्यों के साथ में अंग्रेजों के भिन्न भिन्न समयों पर युद्ध होते रहे, और युद्ध में सामने वाले राज्य को पराजित करके अपने अधीन कर दिया गया और उन राज्यों का विलय युद्ध के द्वारा किया गया। उसी प्रकार से डलहौजी ने यहाँ पर युद्ध द्वारा विलय की नीति को अपनाया। दूसरा जो प्रकार है वो है प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन का आरोप लगाते हुए उन राज्यों पर कि उनकी राज्य की व्यवस्था, वहाँ के शासक सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए उन पर कुशासन के का आरोप लगाया, और इस आधार पर उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हस्तगत कर लिया गया। इसी प्रकार से कई राजाओं के जो पद है, उनके पेंशन है, उसको समाप्त कर दिया और उनके पदों को समाप्त करके उनको ब्रिटिश हुकूमत में विलय कर लिया गया। और उसके पश्चात जो एक प्रमुख नीति है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, वह है गोद निषेध नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। इस नीति के अंतर्गत उसने राजाओं के जो निसंतान राजा थे, जिनके स्वयं के कुछ संतान नहीं थी,
उनके गोद लेने की जो अब तक की परंपरा और प्रथा चली आ रही थी उस पर रोक लगाते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया। सर्वप्रथम जो है, जैसे कि हमने बात की, युद्ध द्वारा, और इसके अंतर्गत जैसे द्वितीय आंग्ल सिख संघर्ष डलहौजी के समय में हुआ और उसके द्वारा अंग्रेजों ने सिखों को पराजित किया और पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कर लिया गया। इसी प्रकार से द्वितीय बर्मा युद्ध के पश्चात पेगू का विलय कर लिया गया और इसी प्रकार से सिक्किम का विलय भी युद्ध नीति के द्वारा कर लिया गया। कुशासन के आरोप पर 1856 में अवध पर यह आरोप लगाते हुए उसने अवध का विलय कर लिया और 1853 में बरार हैदराबाद से छीनकर उसका भी विलय कर लिया गया। इसके पश्चात पद और पेंशन में 1853 में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु के पश्चात उसका पद समाप्त करके उसे ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया और 1855 में तंजौर के राजा जो है उसके पश्चात भी उसका पद समाप्त करके उसको विलय कर लिया गया। इसके पश्चात हम बात करेंगे गोद निषेध नीति के बारे में। डलहौजी एक सुसंगठित शक्तिशाली आधुनिक जो भारत है उसका निर्माण करना चाहता था और उसका लक्ष्य भारत में एक विस्तृत सुसंगठित और व्यवस्थित राज्य की स्थापना करना था जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से हो, यह उसकी धारणा थी। यानी कि चाहे वो युद्ध के द्वारा, चाहे कुशासन का आरोप लगाते हुए पद और पेंशन समाप्त करते या कैसा भी करके, जिसमें विशेष रूप से इसने गोद निषेध नीति को अपनाया और इस प्रकार से उसने धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका विस्तार किया और गोद निषेध नीति उसकी एक प्रमुख नीति थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के प्रावधानों के अनुसार कोई भी संतानहीन व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी संतानहीन व्यक्ति विधिवत किसी अन्य के पुत्र को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता था। गोद लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती थी जिनका पालन करना आवश्यक होता था। सामान्य जनता के अतिरिक्त राजवंशों में भी यह परंपरा प्रचलित थी। इस प्रथा के आधार पर अनेक संतानहीन शासक अपने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर सकते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विकास के आरंभिक चरणों में भारतीय शासकों जो है उनकी जनता की मनोभावनाओं का सम्मान करते हुए कंपनी सरकार ने इस व्यवस्थाओं को बनाए रखा और उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। इस व्यवस्था को उनकी मनोभावनाओं के साथ में, धर्म के साथ में चूँकि जोड़ा जाता था और इसे एक धार्मिक और वैधानिक मान्यता थी, इसलिए प्रारंभिक कंपनी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया। इतना ही नहीं, 1825 में ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा के द्वारा यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक भारतीय शासक को हिंदू कानून के अनुसार गोद लेने का अधिकार प्राप्त है तथा अंग्रेजी सरकार की व्यवस्था जो है उसको अंग्रेजी सरकार जो है इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। कालांतर में कंपनी शासन ने अपनी इस नीति में थोड़ा सा संशोधन किया और अधीनस्थ देशी राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से कंपनी ने यह व्यवस्था की कि गोद लेने से पूर्व देशी नरेश सरकारी अनुमति प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ में फिर उन्हें अनुमति प्रदान कर दी जाती थी। और इस प्रकार से यह नीति जो है डलहौजी के पूर्व तक सरकार गोद लेने के संबंध में कोई निश्चित नियम किसी भी प्रकार के उन्होंने नहीं बना रखे थे। कभी उसने देशी नरेशों द्वारा गोद लिए गए उत्तराधिकारियों को मान्यता प्रदान की और कभी अस्वीकार भी कर दिया। इस प्रकार के कुछ एक उदाहरण हमें मिलते हैं। डलहौजी ने भारत में आने के पश्चात गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाकर संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई। तो यह एक प्रकार से दोहरी नीति थी कि एक तरफ तो उसने जो भारतीय और हिंदू है उनके धार्मिक भावनाओं को, उनकी जो परंपरागत जो व्यवस्था चली आ रही थी उस पर उसने कुठाराघात किया और दूसरी ओर उनके राज्यों को, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है तो गोद लेने की अनुमति नहीं प्रदान करते हुए गोद लेने पर रोक लगा दी गई, जिसे गोद निषेध नीति कहा गया। और क्योंकि इस कंडीशन में उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उत्तराधिकार के अभाव में उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलीन कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा झटका या एक बहुत बड़ी जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी विपदा उनके राज्यों पर थी, जिन राज्यों के शासकों के स्वयं के संतान नहीं थी।
गोद की प्रथा का निषेध करने का प्रारंभ करने से पूर्व डलहौजी ने देशी राज्यों की प्रकृति पर विचार करते हुए उन्हें 3 भागों में बांटा। उन्हें जिस प्रकार से उसने प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उन राज्यों को रखा गया जिसके निर्माण में अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान था, ऐसे राज्यों के शासकों को गोद लेने की प्रथा पर पूर्ण रूपेण पाबंदी लगा दी गई। यानी कि जिन राज्यों के निर्माण में अंग्रेजी सरकार का योगदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से था, उनके शासक गोद नहीं ले सकते हैं। इस पर यह जो है तय कर दिया गया। दूसरी श्रेणी में अंग्रेजी सरकार ने अधीनस्थ राज्यों को रखा। इन राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई कि वे गोद लेने से पूर्व सरकार की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। स्वीकृति प्रदान करने या नहीं करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा। तीसरी श्रेणी स्वतंत्र देशी राज्यों की बनाई गई। इन राज्यों के शासकों को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्योंकि स्वतंत्र थे इसलिए उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई। डलहौजी ने गोद निषेध की प्रथा को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया और अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। यह इसकी गोद निषेध नीति थी और इस प्रकार से उसने भारतीयों की जो प्राचीनतम जो परंपरा चली आ रही थी, जो धर्म के हिसाब से चली आ रही थी, जिसको समाज में मान्यता थी, जो एक बहुत संतान ना होने की स्थिति में किसी का गोद लेना एक बहुत धार्मिक दृष्टि से एक अच्छी प्रक्रिया माना जाता था, उस पर उसने पूरी तरीके से रोक लगा दी और साथ ही साथ में उनके राज्यों को अपने साम्राज्य के अंदर विलीन कर लिया। इस प्रकार की नीति जो है डलहौजी की गोद निषेध नीति थी। इस प्रथा के आधार पर डलहौजी ने ये यहाँ पर हम इस नक्शे की बात करते हैं कि किस प्रकार से डलहौजी जो है इसके अंदर ब्रिटिश टेरिटरीज दिखाई गई है कि किस प्रकार से यहाँ पर डलहौजी ने पूरे के पूरे भारत का एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया जो है वो अपनी गोद निषेध नीति और जो अन्य उसकी नीतियाँ थी जिसको हम हस्तगत या विलय की नीति कह सकते हैं, उन विलय की नीति के द्वारा उसने किस प्रकार से संपूर्ण भारत पर कब्जा करने का प्रयास किया और एक के बाद धीरे धीरे उसके द्वारा भारत को विलय कर लिया गया। इस प्रथा के आधार पर डलहौजी ने 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संभल, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, झांसी 1853 में और 1854 में नागपुर राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा भारत के अंग्रेज़ों का साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद द्वारा दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा झटका जो था वह इसकी गोद निषेध नीति थी। यह जो अंग्रेजी साम्राज्य में डलहौजी के विलय के सिद्धांत के आधार पर अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और जिसमें हम बात करते हैं कि सतारा विलय के सिद्धांत के अनुसार डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया। सतारा के शासक ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही एक बच्चे को गोद ले रखा था। 1848 में सतारा के राजा की मृत्यु हो गई। डलहौजी ने उसके द्वारा गोद लिए गए बच्चे को मान्यता प्रदान नहीं की और उसके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी प्रकार से नागपुर की हम बात करें तो नागपुर के राजा राघोजी जो है वो निसंतान थे और उन्होंने मृत्यु से पूर्व अपनी कंपनी से गोद लेने की अनुमति मांगी, किंतु अनुमति प्राप्त होती उससे पूर्व ही नागपुर के राजा की मृत्यु हो गई और विधवा रानी ने एक निकट संबंधी से गोद भी लिया, किंतु डलहौजी ने रानी को ऐसा नहीं करने दिया और यशवंत राव को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया और नागपुर को भी ब्रिटिश कंपनी के अंदर मिला लिया गया। इसी प्रकार से झांसी का राज्य पहले पेशवा के अधीन था, किंतु बाद में कंपनी सरकार ने रामचंद्र राव को झांसी का राज्य सौंपा। बाद में झांसी का राजा गंगाधर राव बना। अपनी मृत्यु के पूर्व उसने आनंद राव को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया एवं कंपनी से इसकी अनुमति चाही। अनुमति मिलने से पूर्व ही 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। डलहौजी ने आनंद राव को दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं किया और राज्य पर 1854 में अधिकार कर लिया और इसी झांसी की रानी की हम बात करते हैं कि जिसके दत्तक पुत्र को जब नहीं स्वीकृति दी गई या नहीं उत्तराधिकारी माना गया तो झांसी की रानी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। संभलपुर जो है वर्तमान उड़ीसा के राज्य में एक राज्य है और यहाँ पर जो है संबलपुर का राज्य भोसले के अधीन था। बाद में अंग्रेज़ों ने इस पर अपना संरक्षण स्थापित किया
1849 में यहाँ के राजा नारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात विधवा रानी ने शासन अपने हाथों में लिया। डलहौजी ने राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में संभलपुर को भी हुकूमत के अंदर, ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत मिला लिया। इसी प्रकार से जैतपुर जो है 1849 में जैतपुर के शासक की निसंतान मृत्यु के पश्चात उसे कंपनी शासन में मिला लिया गया। और इसी प्रकार से 1850 में बघात और 1852 में उदयपुर के राज्य को इस प्रकार से मिलाकर डलहौजी ने यह नीति बनाई। डलहौजी के विलय की नीति की अनेक इतिहासकारों के द्वारा कटु आलोचना की गई। सबसे पहले तो देशी राज्यों को 3 श्रेणी में विभक्त करना अनुचित था। देशी राज्यों का निर्माण न तो अंग्रेजों ने किया था, न ही वे वैधानिक रूप से यहाँ की सर्वोच्च सत्ता थे। भारत के सम्राट अभी भी मुगल ही थे और गोद लेने की सैद्धांतिक रूप से अगर हम बात करें तो सभी भारतीय राज्य उसी के अधीन थे। और इसके साथ साथ में हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा धार्मिक और कानूनी रूप से मान्य थी। गोद लेने का सिर्फ राजनीतिक महत्व ही नहीं था, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी था। इस प्रथा को बंद करने या हस्तक्षेप करने का डलहौजी को कोई भी अधिकार नहीं था, किंतु फिर भी डलहौजी ने देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर उन राज्यों को पर अपना शासन स्थापित किया। और इस प्रकार से डलहौजी की गोद निषेध नीति जो है उसकी काफ़ी आलोचना की गई। भारत में जब कंपनी ने राज्य विस्तार शुरू किया था, तभी से कंपनी ने बार बार जो है इस प्रकार के जो रीति रिवाजों पर और जो परंपराएं और प्रथा जो चली आ रही थी धार्मिक, उनको अक्षुण्ण और उनका बनाए रखने और उनका सम्मान करने का आश्वासन दिलाया था। और क्योंकि हिंदुओं में पुत्र गोद लेने की रिवाज काफ़ी प्राचीन था, डलहौजी ने इस प्रकार की प्रथा जो है उस पर हस्तक्षेप किया, राज्यों में हस्तक्षेप किया और गोद लेने पर निषेध लगाकर भारतीयों के मन में एक बहुत बड़ा जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ा विचार जो है वह प्रकट कर दिया। अनेक विद्वानों का मानना है कि हिंदुओं में जो संतान गोद लेने का अधिकार परंपरा दोनों धर्म और परंपरा दोनों के हिसाब से जो है स्वीकृत है, और ऐसा कहीं पर भी उदाहरण नहीं मिलता कि इससे अधिकार से उनको वंचित किया जाए। लेकिन उसने इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाते हुए कुठाराघात किया। तो यह डलहौजी की एक बहुत मतलब विशेष प्रकार की नीति साम्राज्य जो थी, उसके कारण भारतीय शासकों को भारतीय जो हिंदू और उनकी जो मनोभावना थी उनको बहुत बड़ा आघात लगा। डलहौजी ने प्राय परंपराओं को तोड़ा और उपयोगिता के आधार पर साम्राज्यवादी भावनाओं को ही अपना प्रदर्शक माना। और इस प्रकार से डलहौजी विलयवादी था। उसने व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है अपने आक्रामक उद्देश्यों के लिए किया। और इस प्रकार से डलहौजी की नीति जो थी वो हम कह सकते हैं कि डलहौजी को गोद लेने की जो गोद की प्रथा के आधार पर भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना या सम्मिलित करना ना तो कानूनी था, ना न्यायपूर्ण था, और ना ही व्यवहारिक और ना ही उपयोगी। और यही कारण है कि डलहौजी ने जब भारत में इस प्रकार की नीति को अपनाया तो उसके पश्चात जैसे ही डलहौजी भारत से वापस जाता है और उसके जाते ही 1856 में उसका यहाँ का कार्यकाल समाप्त होता है। 1856 में उसे बुला लिया जाता है वापस से ब्रिटेन, और 1857 की क्रांति हो जाती है, जिसका काफ़ी हद तक उत्तरदायी हम डलहौजी की जो व्यक्तिगत का सिद्धांत गोद निषेध नीति और विलय की नीति है उसको ठहरा सकते हैं।